बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मुस्तकबिल का पूरा मंजरनामा आपके सामने रखते हैं कि एक्चुअली अब इस खित्ते में होने क्या वाला है, ख़बरें किन चीज़ों की हैं और अफ़गानिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स कौन सी हो रही हैं, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, कौन से मुल्क इस खित्ते के अंदर एक ग्रेट गेम शुरू करने वाले हैं। ये सारा मंजरनामा आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर आप देख लें कि मुल्ला हैबतुल्लाह कहाँ पे हैं इस वक्त। मुल्ला हैबतुल्लाह इसी तरह से अफ़गान तालिबान के इस वक्त सरबराह हैं जैसे मुल्ला अख्तर मंसूर हुआ करते थे इनसे पहले, और उनसे पहले 2013 तक मुल्ला उमर हुआ करते थे, जो अमेरिका के साथ जब जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में तालिबान की, तो उस वक्त से लेकर 2013 तक मुल्ला उमर सरबराह थे। उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर आए, उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ, और उनके बाद से अब तक मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो तालिबान के अमीर हैं, तालिबान के सरबराह हैं। वो इस वक्त कंधार पहुंच गए हैं 4 दिन पहले, और तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अफ़गानिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक उनकी ज़ेर क़यादत अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के लिए इस वक्त मुशावरत चल रही है। अफ़गान मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा 4 दिन से कंधार में मौजूद हैं और मुस्तकबिल का जो निज़ाम आने वाला है उसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। ये भी अफ़गान मीडिया ने कहा कि तालिबान के अहम रहनुमाओं से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं लगातार मुल्ला हैबतुल्लाह। और जो तालिबान के तर्जुमान हैं वो पहले ही कह चुके हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, और उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अमरीकी फ़ौजी इनखला जिस दिन मुकम्मल हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा, जो काबीना अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाएगी। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को ये बताया था कि अफ़गानिस्तान में नए सेटअप की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला के फ़ौरन बाद काबीना का ऐलान किया जाएगा, और इसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की करेंसी भी बेहतर हो जाएगी, इस्तेहकाम भी आ जाएगा, मईशत भी बेहतर हो जाएगी, और इस तरह की हुकूमत बनेगी जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी काबिल कबूल हो और अफ़गानिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी भी करे। लिहाजा मुल्ला हैबतुल्लाह इस वक्त कंधार में हैं, अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, अहम तरीन लोगों को अहम तरीन जिम्मेदारियों के हवाले से बता रहे हैं। और ये सारी अनाउंसमेंट एकदम होगी, और होगी कब? जब अमरीकी इनखला मुकम्मल हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद। मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो बड़ा वाज़ेह होना शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान के मामलात पे या इस खित्ते के मामलात पे जो धुंध पड़ी थी वो अब छट रही है और चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। कौन से ममालिक क्या करेंगे, किन का क्या किरदार होगा, चीज़ें बिल्कुल उसी सिमत में गई हैं जिस सिमत में पाकिस्तान को सूट करती थी। ख़ास तौर पे यानी पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता था लगभग वही हो रहा है इस खित्ते के अंदर, चाहे वो अफ़गानिस्तान, चाहे वो इंडिया, चाहे वो सेंट्रल एशिया, चाहे रशिया और चाइना की सोच, चाहे गैर मुल्कियों का इनखला अफ़गानिस्तान से, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि तालिबान अब अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये बहुत क्लियर हो गया है। तालिबान की मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी, वो अपनी मर्ज़ी के बंदे अपॉइंट करेंगे। अगर उन्होंने ब्लैकमेल होना होता तो वो अहमद मसूद से हो जाते, जो पंशेर में तालिबान का मुकाबला कर रहा था। उसने कुछ अहम चीज़ें मांगी, तालिबान ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले सरेंडर करो, हम काबिलियत के मुताबिक लोगों को जिम्मेदारियाँ देंगे। तो तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये बहुत क्लियर हो गया है। वो अब किसी के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं कर रहे। जिनसे करनी थी अशरफ गनी वो तो भाग गया, अमरुल्लाह सालेह वो भी निकल गया। यहाँ पे मौजूद कौन है? यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो तालिबान के साथ वैसे ही हम आंगी रखते हैं। लिहाजा बड़ा आसान होगा तालिबान के लिए अपनी हुकूमत बनाना। अमेरिका और यूरोप, क्योंकि वो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से भाग के जा रहे हैं, वो तालिबान के साथ ज़बरदस्ती अब नहीं कर पाएंगे। मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और दूर जाके तो करना मुमकिन ही नहीं रहेगा। उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। काबुल पर एक ड्रोन हमला हुआ है, गुज़िश्ता शाम मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की। वो इस बात की निशानी है कि तालिबान ख़ुद उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तालिबान ख़ुद उनको बता रहे हैं कि कहाँ से आप पे अटैक हो सकता है, और तालिबान की अब एक कोऑर्डिनेशन है अमरीकी अफवाज के साथ। तो उनके साथ भी एक उनका अमेरिका के साथ भी तालिबान का एक रिलेशन बन चुका है, और वो रिलेशन बनाने में दाइश के हमलों का हाथ है। दाइश के साथ अब लड़ना पड़ेगा तालिबान को, क्योंकि इस खित्ते में
अगर कोई ख़तरा रह जाएगा, जो सबसे बड़ा ख़तरा होगा, तो वो ख़तरा है दाइश, दौलत इस्लामिया, जिससे निपटना अब तालिबान की ज़िम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में कम से कम उनसे निपटना तालिबान की ज़िम्मेदारी है। तालिबान के पास अब जदीद तरीन हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ कर गया है, टेक्नोलॉजी है, और तालिबान का जो जंगी तजर्बा है उसके सामने टिक पाना ये दाइश के लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल लगता है कि वो टिक पाएंगे तालिबान के सामने। इस खित्ते में दाइश का सबसे बड़ा सपोर्टर और जो सबसे बड़ा हब है दाइश का, वो भारत है। इस हवाले से रिपोर्टें मौजूद हैं और मैं सबूतों के साथ एक वीलॉग में आपके सामने रखूंगा और साबित करूंगा कि दाइश का भारत के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या हक़ाइक़ हैं जिनको छुपाया जाता है, और दाइश और भारत कितना गहरा और कितना पुराना ताल्लुक़ रखते हैं, और किस किस जगह पे भारत में दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे तालिबान अफ़गानिस्तान में मजबूत हो रहे हैं, उसी तरह वहाँ पे जो शरपसंद मौजूद हैं वो उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वो अफ़गानिस्तान से निकलने का प्लान बना रहे हैं। उनको इस बात का आइडिया है कि तालिबान हर कोने में पहुँच जाएंगे, इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, आम लोग इनके साथ मिल जाएंगे, लिहाजा बड़ा मुश्किल होगा अफ़गानिस्तान के अंदर सस्टेन करना, यहाँ पे रह पाना। अब वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाग जाएं, मगर आसपास के तमाम ममालिक ने बड़ी जो है वो कड़ी निगरानी रखी हुई है और वो नहीं आने दे रहे, यहाँ से शरपसंदों को बाहर निकलने नहीं दे रहे। ये लोग ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं जा पा रहे। ईरान ने बड़ी सख्ती की हुई है और वो आने नहीं देते। दूसरा जो तुर्कमानिस्तान है, उन्होंने अपनी सरहद को बड़ा जो है वो तगड़े तरीके से मैनेज किया हुआ है और वो नहीं चाहते कि यहाँ से शिद्दत पसंद या दहशतगर्द उनके मुल्क में जाएँ, और ये वहाँ जाएंगे भी नहीं। वो इसलिए कि ये वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, ना ये उज़्बेकिस्तान के करीब मौजूद थे, ना ये ताजिकिस्तान के करीब मौजूद थे, ना चाइना की तरफ मौजूद थे। इन सबकी जो मौजूदगी थी, एक तो ये सारे मुल्कों ने निगरानी बड़ी कड़ी की हुई है, दूसरा ये सारे के सारे लोग जो मौजूद थे, इनके कैंप्स थे, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ थे। 2600 किलोमीटर से लंबी सरहद है। ये वो एरिया है जहां भारत ने बहुत सारे कैंप्स बनाए हुए थे। उन कैंप्स के अंदर तरबियत दी जाती थी दाइश के लोगों को, टीटीपी के लोगों को, बलोच अलहदगी पसंद जो हैं तंजीमें, उनको, बहुत सारी तंजीमों को भारत तरबियत देता था, बहुत सारे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी फंडिंग होती थी ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में। तो यही वो इलाके हैं जहाँ पे इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। दाइश भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे टीटीपी भी मौजूद है, यहाँ पे दीगर तंजीमें भी मौजूद हैं। अब इस साल के शुरू में मैंने आपको पीछे ले जाता हूँ, जो पहली खबर दी थी 1 जनवरी 2021 को, वो खबर क्या थी आप निकाल के सुन सकते हैं। मैंने उस खबर में आपको कहा था कि पाकिस्तान की साल 2021 की पहली बड़ी खुशखबरी, वो जो पहली खुशखबरी थी वो क्या थी जो मैंने आपको बताई थी, आज साबित हो रहा है। वो खुशखबरी थी एक फेंस, एक बाड़ जो पाकिस्तान ने लगाई है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जिसके बारे में मोहसिन दावर और ये अली वज़ीर वगैरह कहते थे इसको हम लपेट के फेंक देंगे, फ़ौजियों को इनके साथ बांध देंगे, इस बाढ़ को हम गिरा देंगे। तो ये पीटीएम के लोग इस बाढ़ के बड़े दुश्मन थे, वो ये चाहते थे कि ये बाढ़ यहाँ पे ना लगे। मैंने कहा था ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस वीडियो को लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा था और कुछ 7,000 लोगों ने पैगामात भेजे थे इस बाढ़ की तारीफ में। अब दुश्मन बार बार इस फेंस को, इस बाढ़ को अबूर करना चाहता है, इसको क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है, क्योंकि यहाँ के कबायली इलाकों में उसको लगता है वो आगे छुप जाएगा और यहाँ पे रह लेगा, लेकिन वहाँ पे तालिबान नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मगर पाकिस्तान ऐसा करने नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये खुशखबरी है, ये बाढ़ बड़ी कामयाबी की चीज़ है और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कल फिर एक मरतबा बाजोड़ के इलाके में इस बाढ़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर फायरिंग की। हमारे 2 जमाल और अयाज नामी 2 सिपाही फ़ौज के वो शहीद हो गए और फिर जवाबी फायरिंग हुई जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए और 4 दहशतगर्द शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत और एहतजाज किया है और अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, इस नुक्ते को पाकिस्तान ने उठाया है। वो ताकतें जो अमन की दुश्मन रहीं और अपने ज़ाती मफादात के लिए
पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अब पूरा जोर लगा रही हैं। यानी ये दम टूटने से पहले जो आखिरी झटके होते हैं ना, ये लग रहे हैं उन तंजीमों के जो किसी तरह भी अफ़गानिस्तान से अब निकलना चाहती हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तालिबान ने उस तरफ से घेरा हुआ है, इस तरफ एक फेंस है। एक दौर था ये अफ़गानिस्तान में दंदनाते फिरते थे, भारतीय इनकी दावतें करते थे, इनको पैसे देते थे, ये अयाशियाँ करते थे, इनकी मौजें लगी हुई थी। आज भारतीय इनको छोड़ के भाग गए हैं, ये वहाँ मौजूद हैं। इनके उस तरफ तालिबान हैं जो इनका जीना आराम कर देंगे। इनके इस तरफ एक फेंस है जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी है, पाकिस्तान के अंदर भी दाखिल नहीं हो पा रहे। तो ये एक सूरत हाल है, मगर एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और वो हकीकत है दाइश और टीटीपी। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये मौजूद रहेंगी। इनको कुचलना, इनको काबू करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाए उस बात की तरफ जिससे मैंने मामला शुरू किया था कि कुछ चीज़ें हैं जिनका ऐलान नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें हैं जिनके इक़दामात हो रहे हैं और नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पे होने क्या वाला है, और बड़ा क्लियर होता जा रहा है। अभी तुर्की ने एक अनाउंसमेंट की है, उस अनाउंसमेंट के साथ आप इस खबर को जोड़ के देखें। तुर्की ने कहा कि हमारे फौजी तो यहाँ से निकल रहे हैं जो नेटो के साथ आए थे। अमेरिका के बाद नेटो में जो सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी सबसे बड़ी फ़ौज है, या अमेरिका का नेटो में सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है, वो तुर्की है। तो तुर्की अपने फ़ौजी तो निकाल रहा है वहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना सफारत खाना हम बंद नहीं कर रहे, हमारे तालिबान से राब्ते हैं और हम उन पे एतबार कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। हमारा सफारत खाना तुर्की का वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, काबुल में काम करता रहेगा। अब कितने मुल्क हैं जिनके सफारत खाने काबुल में काम कर रहे हैं, ज़रा गौर करें। चीन बंद नहीं किया, रूस सफारत खाना बंद नहीं किया, पाकिस्तान सफारत खाना काम कर रहा है, ईरान सफारत खाना काम कर रहा है, तुर्की, उन्होंने भी अपना सफारत खाना बंद करने से इनकार कर दिया है। यानी ये वो मुल्क हैं जिनका स्टेक है अफ़गानिस्तान में, ये वो मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द रहते हैं, यही वो मुल्क हैं जो फ्यूचर के अंदर एक नई प्लानिंग कर रहे हैं और तिजारत का एक नया दौर शुरू करने जा रहे हैं इस पूरे खित्ते में। और यही मुल्क आने वाले वक्त में दीगर कुछ मुल्कों को साथ मिलाकर, मेरी बात आप लिख कर रख लीजिए और याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन की तर्ज का एक निज़ाम बनेगा यहाँ पे, जिसमें खित्ते के तमाम मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। ये जो बेल्ट एंड रोड का एक इनिशिएटिव है चाइना का, जो इस पूरे खित्ते को खुशहाली की तरफ लेकर जा रहा है, इस खित्ते में तिजारत और तरक्की के लिए एक अहम तरीन इसका रोल होगा, अहम तरीन इसका किरदार होगा। ये प्रोटेक्शन मांगता है, ये आपस में इत्तफाक और कोऑर्डिनेशन मांगता है, और मुश्तरका इंटेलिजेंस का एक निज़ाम बनाने का काम हो रहा है इस वक्त। यानी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, तालिबान के इंटेलिजेंस के लोग, तुर्की, ईरान, चीन, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिनके अंदर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे मुल्क जो हैं, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये सारे मुल्क मिलकर एक मैकेनिज्म बनाएंगे कोऑर्डिनेशन का और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। जिस जिस मुल्क के अंदर से रास्ते गुजरेंगे वो मुल्क सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होगा। सिक्योरिटी के लिए उनके लोग काम करेंगे, लेकिन उनकी मावनत सारे मिलकर करेंगे और इंटेलिजेंस सारे मिलकर करेंगे। और जो भी दुश्मन होगा, जो भी मुल्क या रियासत तरक्की के इस मंसूबे के रास्ते में आएगी, ये सारे मिलकर उसके खिलाफ इकदाम करेंगे। यानी यूरोपीय यूनियन की तर्ज का या उससे बड़ा एक मंसूबा होगा, क्योंकि यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, इलाका भी ज़्यादा है, मुल्कों का साइज़ भी बड़ा है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। यहाँ पे कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे नेचुरल वसाइल बहुत ज़्यादा, यानी जो आपकी खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है, सियाहत के बहुत ज़्यादा मौजू ये इलाके सियाहत के हवाले से हैं, तो यहाँ पोटेंशियल बहुत है। ये सारे मुल्क मिलने वाले हैं और अफ़गानिस्तान क्योंकि इन सबके सेंटर में है, तो उसका एक बड़ा अहम रोल होगा इस सारे गेम के अंदर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी इत्तेहाद के अंदर 3 एटमी कुव्वतें भी हैं, यानी पाकिस्तान, चीन और रशिया। अल्टीमेटली भारत को इसमें आना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन भी अपने आप को ज़्यादा देर तक तरक्याती मंसूबों से दूर नहीं रख पाएगा। मुझे याद है कि जो जोसेफ बोरेल ने कहा था 1 साल पहले कि हमें देखना होगा कि अमेरिका के साथ हम कितना ज़्यादा और चल सकते हैं और हमारा मफाद चीन से दूर रहने में कितना है। यानी ये 2 बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमें अपना मफाद देखना है। तो यूरोपीय यूनियन इस गेम का हिस्सा बन जाएगा जो यहाँ पे साउथ एशिया में होने वाला है, जो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान और तुर्की मिलकर करने वाले हैं।
यहीं से रास्ते निकल रहे हैं जो तुर्की से होते हुए यूरोप की तरफ जाएंगे। ये एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया का आगाज है, एक तरक्की याफ्ता दुनिया जहां पे नफरतें शायद कम होंगी और तरक्की खुशहाली ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके लिए इन्हिसार है अमेरिका पर। यानी दुनिया कुछ तकसीम हो सकती है, डिपेंड करता है अमेरिका के रवैये पर कि वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को किस तरह लेता है। वो इससे सबक सीखता है, दुनिया को आगे बढ़ने देता है, या वो इसको हजम नहीं कर पाता और रद्द अमल देता है। अमरीकी रद्द अमल पे कुछ इन्हिसार होगा, भारत की हटदर्मी पे इन्हिसार होगा, लेकिन जब ज़्यादा लोग मिलकर ये सोच बैठे हैं, ज़्यादा ममालिक ने फैसला किया है कि अमन के साथ तरक्की को मशरूत करना है और इस पूरे खित्ते को एक यूरोपीय यूनियन के टाइप का एक हब बनाना है, तो फिर ये ज़्यादा देर तक तरक्की का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अल्टीमेटली अरब्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तेल की दौलत तो उन्होंने बहुत बेच ली, अब दुनिया तब्दील हो रही है और वो इस बात को समझ रहे हैं। आने वाला वक्त जो तेल है उसकी पैदावार के हवाले से, उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ बहुत अच्छा नहीं है। 10-20 साल के बाद उनको कीमत नहीं मिलेगी और फिर वो दूसरे कारोबार में आएंगे, दूसरी चीज़ों में आएंगे, ट्रेड में आएंगे। तो ये उनके लिए सबसे नियरेस्ट, सबसे करीबी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करेंगे हर हाल में अरब्स भी। तो अरब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भारत की इतनी बड़ी आबादी है कि वो अपनी इतनी बड़ी आबादी को खुशहाल नहीं बना सकता इस अजीम तरीन मंसूबे में शामिल हुए बगैर। लिहाजा भारत को इसमें शामिल होना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फैसलों में हमेशा देर कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं उनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा आप इस खबर से लगा लें कि यहाँ मेरे पास एक खबर है जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, एक तो पाकिस्तान वाली नहीं, एक अफ़गानिस्तान वाली भी है, उसकी एक्टिविस्ट है डॉक्टर फौजिया राउफ। उनसे भारतीय टीवी चैनल ये कहलवा रहे हैं कि आप अफ़गान लड़कियों से कहें कि वो इस्लाम को छोड़ें और हिंदू मज़हब कबूल करें, हिंदू लड़कों से शादियाँ करें और इंडिया में सेटल हो जाएं। यानी इस किस्म को पश्तों में गलवा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा कहे कि हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान करो या उसको तरगीब दी जाए, तो सब उसको कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वो कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं। तो भारत जो है वो अभी भी दीवाने के ख्वाब देख रहा है, उनके मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और मगरिब ने इस खित्ते को बहुत दबा लिया है। एशिया की सदी का आगाज़ अब तकरीबन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में और हमारे बच्चे उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।